बैंक की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल से लिखो, वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान जहाँ से फाइनेंशियली हम ट्रांजेक्शन्स का काम करते हैं, लेन देन करते हैं। अब यहाँ बैंकों की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक हैं? एक बैंक हो जाएगा कौन सा? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। दूसरा कैसा बैंक हो? अच्छा, पब्लिक सेक्टर में नंबर ऑफ बैंकों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ बैंक कितने हैं? 12 हैं। 12 इस समय बचे हैं, बाकी बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो चुका है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद कौन सा बैंक आता है? प्राइवेट बैंक आता है। प्राइवेट बैंक का मतलब क्या हुआ? कोई निजी व्यक्ति या संस्थान इस बैंक को संचालित कर रहा होगा। उसमें जैसे एक्सिस बैंक है, बंधन है, सिटी है, आपको लिस्ट में नजर आ भी रहा होगा। तो टोटल इसमें प्राइवेट बैंकों की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक, इनको सबको फटाफट लिख लीजिएगा। बैंक क्या है? वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे हम पैसे का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। अच्छा, बैंक बहुत सारी सर्विसेज भी तो देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट भी तो बेचते हैं। अरे बैंकों का काम क्या है भाई? पैसा तुम उनके यहाँ तुम्हारा ले लेंगे, उसके बाद तुमको ब्याज भी देंगे ना, ब्याज देंगे। जो पैसा डिपॉजिट करोगे उस पर ब्याज आएगा। और ब्याज कैसे करेंगे? वो जो तुम पैसा जमा करते हो ना, उसको लोन में घुमाते हैं। कहाँ घुमाएंगे? लोन में। तो वहाँ से जो पैसा अर्न करेंगे उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ क्या करेंगे, तुमको ऐजा ब्याज के तौर पर दे देंगे। ये तो सब तुम जानते होंगे, बैंकिंग व्यवस्था के अंदर जाइएगा, वहाँ समझिएगा, देखिएगा। हमारा सिंपल सा एक टॉपिक था बैंक, जान लो। एक पब्लिक सेक्टर है, दूसरा कौन सा है? प्राइवेट बैंक है। और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं। कैसे बैंक आ रहे हैं? हाँ, स्मॉल फाइनेंस, छोटे बैंक बनाए जा रहे हैं। इनको भी आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनकी संख्या टोटल 12 है। इनके नाम इस लिस्ट पर आपको ऊपर आ रही, ऊपर दिखा देना जरा, यहीं से देख लेते हैं क्या करना है। और एक आते हैं पेमेंट बैंक। कैसे बैंक? पेमेंट बैंक हैं। पेमेंट बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक हैं? 4 पेमेंट बैंक इस समय आपके पास हैं, जिसमें एयरटेल है, पेटीएम है और इंडिया पोस्ट है और एक है फिनो। ये 4 पेमेंट बैंक हो जाएंगे। अब एक और बैंक कर लेना जो रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी जिसको आप कहते हो, क्या बोलते हो? एक और बैंक बना लीजिएगा, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, इनकी टोटल संख्या बहुत सारी है, बहुत बड़ी है। आरबीआई की लिस्ट में इस समय 43 आरआरबी बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको भी जानते रहो। अब एक और बैंक आता फॉरेन बैंक। कौन सा बैंक? यहाँ से एक लिस्ट और बढ़ाइएगा, इस तरफ ले आइएगा, ले लीजिएगा। कौन सा बैंक है? फॉरेन। यह है फॉरेन के बैंक, विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। इनकी तो बहुत बड़ी संख्या है, 45 फॉरेन बैंक भारत में इस समय काम कर रही हैं। कितनी? तो हमको जो याद रख के जाना है वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक का डेटा याद करके रखिएगा CCC के लिए। और बाकी इतने सारे बैंक, अलग अलग टाइप की, जो अलग अलग इसका सेक्शंस हुआ है, सब सेक्शन बनाया गया, उसमें आप इन सबको देख करके जाएं। बैंक पब्लिक है, प्राइवेट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है और आरआरबी है, और फिर क्या है? फॉरेन बैंक है। सही। अच्छा, फॉरेन बैंक का मतलब समझते हो? जैसे भारत का एसबीआई जाकर के अगर साउथ अफ्रीका में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दे, वहाँ बैंकिंग करना शुरू कर दे, तो साउथ अफ्रीका के लिए एसबीआई क्या हो जाएगा? फॉरेन बैंक हो जाएगा ना। अभी से ग्लोबल दुनिया के अंदर बहुत सारे जो बैंक होते हैं सिर्फ अपने देश में ही काम नहीं कर रहे होते हैं, इनकी ब्रांचेस कहाँ हैं? विदेशों में भी हैं। तो विदेशों में भी वो अपना खाता खोल सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए वो सेवाएं देते हैं, तो उनके लिए कैसा बैंक हो जाएगा वो? और भारत में ऐसे बहुत सारे बैंक अगर आ गए, जैसे वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड नहीं यार, दूसरा लिखा हुआ है, एक है वोरी बैंक है, और उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, एबी बैंक लिमिटेड है, आबू धाबी का बैंक है। तो वो जो विदेशों के बैंक हैं वो भारत में आकर के भी व्यापार कर रहे हैं, और ऐसे बैंकों को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक कहते हैं। तो सुल्तानपुर में कोई है बैंक? सिटी बैंक का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, बैंक ऑफ चाइना है। सुल्तानपुर में है ऐसा कोई बैंक विदेशी? इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी ना, लखनऊ में मिलेंगी आपको। हाँ, वो विदेशी बैंक थोड़ी ना है, वो होगा प्राइवेट बैंक होगा भारत का।
जिसको आप नाम दे रहे हो ना, ये देखो, ये इसकी बात कर रहे हो ना, इंडस इंड का ना, हाँ। नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट बैंक है, जो बैंकिंग नॉर्मली सुविधा देते हैं सब करेंगी वो, ठीक। तो प्राइवेट बैंक का सीधा मतलब है कोई निजी संस्थान या किसी इंडिविजुअल के द्वारा इस बैंक को संचालित किया जा रहा है और इसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो ये क्या है, सब प्राइवेट है। फॉरेन के हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं होते हैं, उनकी ब्रांचेज यहाँ काम करती हैं। और पब्लिक सेक्टर वो तो सरकार का बैंक है, इतना समझी। तो जैसे मान लो पेपर में तुम्हारे आ गया, कहा इंडिया पोस्ट पेमेंट, ये जो अपना पोस्ट ऑफिस है ना, इसको भी पेमेंट बैंक बना दिया गया। यहाँ पर भी हम लोग पैसा वैसा क्या पहले भी जमा करते थे, अब थोड़ा नया नाम दे दिए, पेमेंट बैंक कर दिए इसको। हाँ, तो इसमें 4 इसमें पेमेंट बैंक की लिस्ट में, एक पेटीएम है, दूसरा कौन, एयरटेल, एक फिनो और एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट। और ये मैं आपको जो भी मैटर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आरबीआई की वेबसाइट पर मौजूद हूँ, ठीक है। फिनो अच्छा है। अब बैंक कौन सा अच्छा है कौन सा खराब मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ, वो तो आप अगर उसके ग्राहक होंगे, उसकी सेवाओं से संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे तो उसके हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस होगा कौन ठीक है कौन नहीं। कहने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है, लोग बहुत दुखी रहते हैं उससे। और यही तुम प्राइवेट बैंकों में चले जाओ तो वहाँ तुम्हें कुछ करना नहीं, बहुत सारी सुविधाएं तो तुम्हें घर पे दे देते हैं, आने की ज़रूरत नहीं, सारी बातें सुनते हैं, उनके कस्टमर रिलेशन मैनेजर सब बैठे होते हैं, सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। अब उसमें भी होता है कस्टमर किस टाइप के तुम हो, एक क्लासिक वाला अकाउंट है या तुम्हारा जो है प्रीमियम अकाउंट होगा तो तुम्हें कुछ करना नहीं, खाली चेयर पे बैठ जाओ, वहाँ पूछने आते सर क्या करना है, तो तुम्हें वहीं बैठे बैठे जो करना रहेगा सब उनकी टेबल पर ही चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और एसबीआई में क्या होगा, दौड़ते रहो। तो लेकिन अब कल्चर बदल रहा है धीरे धीरे, सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। हाँ, तो ओरिजिनल रूरल बैंक है। तो आप यहाँ, अब आपकी इच्छा, आपको खाता खोलने की पूरी फ्रीडम है, जाओ प्राइवेट बैंक में खुलवा लो। पर प्राइवेट बैंक में अकाउंट जो खुलते हैं उसमें जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है वो एक कॉमन व्यक्ति के लिए बड़ा चुनौती हो जाती है। अलग अलग अकाउंट के टाइपों पर जो अकाउंट का जो वेरिएशन होगा ना, वो जैसा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे उसके हिसाब से उसका वेरिएंट है अलग अलग, तो उसके हिसाब से तुम्हें ट्रीट करते हैं, तो उतना फिर मेंटेन करो पैसा। और रूरल बैंक में 500 रुपया बचिए तब वो चल जाएगा काम ना, वरना तो तमाम बैंकों ने अपने कह रखा कि खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना, फिर उसके पीछे कारण भी है ना, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो ये जो खाते होते हैं ना, इनका संचालन, इनका रख रखाव करने के लिए बैंकों को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। आप अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो ये सारा डिटेल क्या करना होगा, उनको बैंक अपने सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं या किराए पर लेते हैं, उसकी फीस भरनी होती है, कहाँ से देंगे। तुम्हारा पैसा कुछ पड़ा रहेगा तो उसको लोन में घुमाते रहेंगे, उससे कुछ उनको आता रहेगा, तुम सारा निकाल ली हो, जीरो कर दी हो, तो फिर खाता तुम्हारा मेंटेन करके रखे तो उसको फायदा क्या होगा, इसलिए लगाते हैं फाइन फिर वो, समझे कि नहीं। तो बैंकों को भी इन सब खातों के संचालन के लिए भी बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, उसको हमसे क्या लेना देना, हमारा खाता होना चाहिए, उसको बैंक जाने, तो बैंक कैसे जानेगा। तो बैंक के खुद के भी अपने इस तरह के ये खातों के रख रखाव का भी खर्चा करना पड़ता है, और बाकी अलग अलग पैसा तो उनका ही है जो भी रहेगा। इतना समझ में आया। तो चलो, ये हम आरबीआई की वेबसाइट पर इस समय मौजूद थे, आपको लिस्ट ऑफ शेड्यूल कॉमर्स बैंकों का नाम बता रहा था CCC के लिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, इनको ख़त्म करते हैं। अब देखिए, आपके टॉपिक में एक और बात थी, वो था ई वॉलेट। कौन सा? ई वॉलेट, इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है ई वॉलेट। तो वॉलेट तो सब लोग समझते ही हो ना, पर्स जिसको कहते हो, बटुआ जिसको कहते हो ना, तो बटुआ में क्या रखते हो, पैसा। कोई सामान खरीदते हो तो बटुआ से पैसा निकाल के तुरंत क्या करते हो, दे देते हो। तो ये काम है ना, कैश की बात मैं कर रहा हूँ, बोलो। और अगर नहीं तो फिर क्या करते, ऐसे ही एक और बटुआ शुरू हो गया जिसका नाम है ई वॉलेट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स। तो ये कैसा होगा, ये तुम्हारा पर्स जैसा होगा, लेकिन किस तरह का, सॉफ्टवेयर के रूप में होगा, जिसमें तुम्हारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद है। तुम इसके थ्रू किसी को पैसा दे सकते हो, किसी सर्विस के एवज में तुरंत भुगतान कर सकते हो। जानते हो ये ई वॉलेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई इसके रीज़न है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपको रेल का टिकट परचेज करना है
और आपको क्या करना, ऑनलाइन खरीदने गए IRCTC पे, IRCTC भी अपना बटुआ देता है, तो अगर बटुए में पैसा रहेगा तो पेमेंट तुरंत दे दोगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, कार्ड की डिटेल भरो या फिर अपनी नेट बैंकिंग में अपना यूजर नेम पासवर्ड OTP का वेट करो तब जाके पे करो, इतना समय लगेगा। और अगर वॉलेट के अंदर पैसा रखे हो तो इमीडिएटली पेमेंट क्या कर सकते हो आप, बिना किसी झंझट में पड़े हुए कर सकते हो। तो इसलिए जल्दी से सारी चीज़ों को करने के लिए हम इन सब चीज़ों को करते हैं। तो ना व्हाट इज़ द ई वॉलेट, तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसका उपयोग कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी उपयोगिता क्रेडिट या डेबिट कार्ड के समान है। भुगतान करने के लिए एक ई वॉलेट को व्यक्ति के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए। तो भाई नहीं तो फिर टॉपअप कैसे करोगे ना, वो बटुआ से पैसा खत्म हो गया, जैसे तुम्हारे बटुआ से पैसा खत्म हो, घर जाते हो जहाँ नोट वोट रखे रहते हो वहाँ से निकालते हो फिर बटुआ में डाल देते हो, ऐसे तो करते हो, नहीं करते हो। या ATM से गए पैसा निकाले तो जो कैश निकाले, जो करारे नोट लेकर के कहाँ रखोगे उसको, तो तुरंत बटुआ में डाल देते हो, अपने पर्स में रख लेते हो। तो आपका भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में जब पैसा नहीं होगा तो अपने खाते से, अपने अकाउंट से उसको क्या करना होगा, उसमें पैसा डालना पड़ेगा। एक चीज़ समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में पैसा लेने के लिए अपने खाते से कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन बटुए से खाते में पैसा डालने के लिए पैसा देना पड़ता, फिर ट्रांजैक्शन शुल्क लगा देते। कितना लगाता है पेटीएम पता है? पेटीएम बताओ, पेटीएम के वॉलेट में अगर पैसा हो कम से कम 0.5 इतना पैसा वो चार्ज करते हैं, 0.5 लेते हैं, ठीक है। तो उनके बटुए से अपने खाते में पैसा लगता है, और खाते से बटुए में पैसा लाने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, ऐसे समझना। सबके वॉलेट हैं आज के समय में, तो बहुत सारे, जितने भी आप, अमेज़न का भी वॉलेट है, फ्लिपकार्ट का वॉलेट है, पेटीएम का वॉलेट है, ऑक्सीजन वॉलेट है, IRCTC का वॉलेट है, सबका वॉलेट्स है। जितने भी आप सर्विसेज देखोगे सबके डिजिटल पर्स आपको मिलेंगी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्या है ई वॉलेट, नोट हो गया। तो नाउ ई वॉलेट इज द व्हाट, एक कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। हटाएं इसको। अच्छा एक बात और समझो, ये पोस्टपेड खाता नहीं होता, कैसा होता है, प्रीपेड। प्रीपेड समझते हो, प्रीपेड पोस्टपेड समझते हो, यानी पहले पैसा भरो तब दो, ऐसा ना हो कि सुविधा भुगतान कर दो पैसा बाद में दोगे, प्रीपेड है। कैसे हैं ये, एक बात इसको कर लो, जिसमें उपयोगकर्ता भविष्य के किसी भी ऑनलाइन लेन देन के लिए अपना पैसा जमा कर सकता है। अच्छा ई वॉलेट पासवर्ड से सुरक्षित होता है कि नहीं होता है? क्या क्या कर सकते हो, ई वॉलेट की मदद से कोई भी किराने का सामान, ऑनलाइन खरीदारी, फ्लाइट टिकट आदि का भुगतान किया जा सकता है। ये तो इसका एप्लीकेशन हो गया, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होता है, और ई वॉलेट की मदद से कोई भी किराने का सामान वगैरह कर सकते हो। जरा एक कोई ई वॉलेट का वो सेट करो, फ़ोन पे है किसी के बटुआ, दिखाऊं मैं आपको, एक्टिव नहीं है, चलो फिर प्रैक्टिकल कैसे होगा फिर। यहां तक खरीद लिया, चलो। अच्छा कभी कभी पूछ लेगा ई वॉलेट में कितने घटक होते हैं, तो इसके दो मेन कंपोनेंट है, एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरी कौन सी है, इसको अपनी कॉपी पर ऐड करो जल्दी से। ई वॉलेट में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, अंग्रेजी में जिनको लिखना होगा इंग्लिश वाला वर्जन ऊपर लगा हुआ है। ई वॉलेट हैज मेनली द टू कंपोनेंट, वन इज द सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज द व्हाट, इन्फॉर्मेशंस। ई वॉलेट खुद अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर, और तुम्हारा बैंक का डिटेल यानी तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन्स है और पैसा जो है उसको रखना, वो सूचना कहलाएगी। दो चीज़ें समझिएगा, तो मैं इधर से आपको दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लें फट से। इसके दो घटक होते हैं, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बना दिया उन्होंने कि ई वॉलेट में कितने कंपोनेंट्स होती हैं, तो एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा, सूचना। सॉफ्टवेयर घटक क्या करता है, व्यक्तिगत जानकारी संग्रह करता है और डेटा की सुरक्षा और को इनक्रिप्शन प्रदान करता है। मतलब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को रखें, इनक्रिप्टेड समझते हो ना, डेटा को कोड के रूप में रखेंगे, ऐसा नहीं कोई भी इसको पढ़ लेगा, ठीक है। और बाकी जो सूचना का मतलब क्या होता है, जो तुमने भुगतान किया है, कहाँ पैसा दिया है, क्या विधि यूज की थी, उन सब चीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर स्टोर करते हैं। बहुत सारे, आप जल्दी से नोट करो कौन कौन से इसमें ई वॉलेट के एग्जाम्पल हैं। हाँ, ये अमेज़न पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, मोबीक्विक है, बहुत सारे योनो हैं, ये सब क्या हैं, वॉलेट हैं। बैंकों ने भी अपने वॉलेट देने शुरू कर दिए हैं। किसका,
पेजैप, हाँ ये तो बना है, सिंबल ही पहचान रहे होगे, HDFC वालों का है, पेजैप है। कौन सा? ये वाला, ये वाला, हाँ इसको भी लिख लेना, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन पॉकेट्स पूछ लेता कि किसका ये है, तो ICICI बैंक का ये जो है अपना ई वॉलेट है। जितने भी इसमें इमेज में दिखाई दे रहे हैं, 1-2 सवाल यहाँ से लगेंगे। पेजैप जानते रहना किसका है, HDFC का है, पॉकेट्स ICICI बैंक का है, योनो SBI, ये तो बैंकों के हो गए। तो ऐसे आपको फिर इतना मेहनत करनी पड़ेगी हर बैंक का जा करके फिर ये वॉलेट ढूंढो है कि नहीं है उनका, जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है। ये वाला बहुत ज़रूरी, ये और ये CCC के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ पेटीएम है भाई, कौन सा पूछ रहे हो? पेजैप, ये HDFC का लोगो नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा इस समय? HDFC। यहां तक कंफर्म हो गया? तो ई वॉलेट समझ गए, बोलो। अब ई वॉलेट में भी वॉलेट के कई तरीके, कई टाइप होते हैं, जल्दी से लिखते रहिएगा। एक क्लोज्ड होता है, एक सेमी क्लोज्ड होता है और एक ओपन वॉलेट होता है। तो लिखिएगा टाइप ऑफ ई वॉलेट बहुत जल्दी से। क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और ओपन, 3 तरह के वॉलेट होते हैं। अच्छा जैसे इधर देखो, सुनो, फ्लिपकार्ट का भी अपना वॉलेट है। तो ऐसे वॉलेट, क्लोज का मतलब होता है ऐसी कंपनियों के वॉलेट जिनके थ्रू उन्हीं से उनकी जो कंपनी से संबंधित जो प्रोडक्ट है उसके खरीद या फिर पैसा रिटर्न करने के लिए जो हम वॉलेट यूज करेंगे वो कैसा रहेगा, क्लोज होगा। लाइक फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो है, इन सब के जो ये वॉलेट इशू करते हैं वो बेसिकली नेचर में कैसी होती हैं, हाँ क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, देखो लिखा भी है द मनी स्टोर्ड इन दीज वॉलेट कैन ओनली बी यूज टू क्या, ट्रांजेक्ट विद द कंपनीज, मतलब जिस कंपनी का वॉलेट है उसी कंपनी से सेवा या फिर प्रोडक्ट को खरीदने के एवज में भुगतान आप कर पाओगे, बाहर जाकर के इनका पैसा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ऐसे वॉलेट क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड। अब पेपर में क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि कोई वॉलेट का नाम दिया रहेगा, कहेगा किस नेचर का है, तो 2-3-4 नाम आपको पता होना चाहिए, जल्दी से लिख लो। कंपनीज लाइक द वॉट flipkart.com, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो। अब कोई भी लक्षण देखना किसी वॉलेट के अंदर कि उनकी ही सर्विस को के एवज में आपको पैसे का भुगतान यदि करना पड़ रहा है और बाहर जाकर के नहीं कर पाओगे, जैसे मान लो मैं फ्लिपकार्ट के वॉलेट से कहीं और कोई सर्विस खरीदना चाहूँ, उसमें जाके भुगतान करने की कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा। समझ जाइएगा इस वॉलेट का जो नेचर है वो कैसा है, क्लोज्ड वॉलेट है। ये लाइन लिख लो, पहले एग्जाम्पल बना लो या यहां से बना लेना। द मनी स्टोर्ड इन दीज वॉलेट कैन ओनली बी यूज टू ट्रांजेक्ट विद द कंपनीज हु हैव इशूड सच वॉलेट। उन्हीं कंपनियों में आप यूज कर पाओगे जिन्होंने इनको इशू किया होगा, इसके अतिरिक्त और नहीं। अच्छा, फ्लिपकार्ट के वॉलेट से अगर मैंने पेमेंट किया है और फिर मैं अपनी डील कैंसिल कर दूंगा तो रिफंड भी क्या होगा, मेरे वॉलेट में आ जाएगा ना। बस सिंपल सी बात पहचाने रखना, क्लोज वॉलेट किसे कहते हैं, और एग्जांपल सेट करो फटाफट। हो गया, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना वाली बात लिखो और फिर नीचे उसके एग्जांपल बनाओ। बाकी इसका मैटर आपको मिल जाएगा ग्रुप में। हो गया, चलो क्लोज के बाद जल्दी से आगे आ जाओ। एक होता है सेमी क्लोज वॉलेट। अच्छा, सेमी क्लोज का मतलब क्या हुआ,
देखो इस तरह के वॉलेट का उपयोग आप कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों को, सामान या सर्विसेज को खरीदने में या फाइनेंशियल सर्विसेज पेमेंट वगैरह करने में आप इनका उपयोग कर सकते हो। और हम इनको बोलेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम का वॉलेट है या फ्री चार्ज का वॉलेट है, ऑक्सीजन का वॉलेट है, ये सारे के सारे कैसे हैं, सेमी क्लोज वॉलेट हैं। मतलब अपनी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं और दूसरे के साथ भी पैसे का ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड। अच्छा, सेमी क्लोज वॉलेट के लिए किसका अप्रूवल जरूरी है, आरबीआई का। भाई फ्लिपकार्ट को आरबीआई से थोड़ी पूछना पड़ा अपना वॉलेट चलाने के लिए, लेकिन सेमी क्लोज वॉलेट की अगर आप सर्विस देना चाहते हो तो इसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए, आरबीआई अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां से लिखना, दीज वॉलेट्स कैन बी यूज टू ट्रांजेक्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विच इंक्लूड द बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट ऑफ अ फीस, प्रीमियम्स, एटीसी। अगर आप वॉलेट से पैसा दिए हो और अगर डील कैंसिल करोगे तो वापस पैसा कहाँ चला आएगा। तो अगर आपका जैसे मान लीजिए सेमी क्लोज्ड है तो आप दे सकते हो पैसा, लेकिन अगर क्लोज्ड होगा तो फिर वो जिस कंपनी में के थ्रू वॉलेट आपको मिला हुआ है ना, उसके सामान को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। वॉलेट टू किसी को वॉलेट में पैसा देना चाहते हो, क्यों विकी, हो जाएगा वॉलेट टू वॉलेट, पेटीएम के थ्रू हो जाएगा। पेटीएम तो सेमी क्लोज का नेचर का हो गया ना, फिर वो वॉलेट टू वॉलेट पे कर सकते हो किसी को। वॉलेट से बैंक अकाउंट में देना है, पेटीएम से हो जाएगा, चार्जेस लगेंगे फिर थोड़े आपको। या सिंपल कर लेना, तुम अपने वॉलेट से अपने खाते में ले आओ, खाते से पे कर देना, तब भी देना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि वॉलेट का पैसा अपना लाओगे पहले तो उसका ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ेगा। भेज सकते हो पैसा। एग्जाम्पल के तौर पर फटाफट लिख लीजिएगा, पेटीएम वॉलेट है, फ्री चार्ज है, और क्या है, और ऑक्सीजन है ना, सिट्रस है, वगैरह वगैरह। इन सारे वॉलेट का नेचर जो है वो सेमी क्लोज नेचर का वॉलेट होता है। हो गया, हटाएं, बोलो, लिख लिया ना सबने। अब जल्दी से एक ओपन वॉलेट ले लो। ये जो ओपन वॉलेट होती हैं बेसिकली वो सब बैंकों के होते हैं। किसके होते हैं, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी को भी पैसा आप पे कर सकते हो। देखो, दीज वॉलेट्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द ट्रांजैक्शंस। जो सेमी क्लोज्ड वॉलेट के अंदर था तो इसमें विड्रॉल, कैश वगैरह, एटीएम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, सब कर सकते हो ना। इस तरह के जो वॉलेट हैं वो क्या है, ओपन वॉलेट हैं। और बेसिकली ये सब वॉलेट जो होते हैं बैंक के थ्रू जारी होते हैं। जैसे एचडीएफसी का पेजेप हो गया, आईसीआईसी बैंक का वॉलेट हो गया, और एम पैसा हो गया, या फिर एक और समझिएगा योनो हो गया। तो वो सब किस नेचर के वॉलेट हो जाएंगे, ओपन। कह रहे कैश भी विड्रॉल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हाँ कैश निकाल सकते हो, हाँ कैश निकल जाएगा एटीएम से। भाई योनो पर जाइए, आप अपना कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, उसमें सेटिंग करो और फिर जाके एटीएम से पैसा निकाल दो, दूसरे को पैसा भी भेज सकते हो। तो ये सब कैसा वॉलेट हो जाएगा। तो कौन कौन इसमें योनो यूज करता है, एसबीआई का योनो नहीं जानते हो को लोग। अच्छा, अभी कमाई धमाई तो करते नहीं, कहाँ से इतना सारा वॉलेट यूज करेंगे ना, जब पैसा अर्न करने लगेंगे तो करेंगे। तो अभी पढ़ लो भाई, योनो वोनो जानते रहो। एसबीआई का अगर आप योनो यूज कर रहे हो 20,000 रुपए तक का कैश निकाल सकते हो एक दिन में, उसकी लिमिट है योनो की। अब फिर वही डिपेंड बात, तो अभी इसमें अलग बात हो जाएगी ना, फिर खाता किस तरह का है। साधारणतः हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं और कस्टमर के लेवल पर उनके साधारण कस्टमर हैं, ठीक है। और ये जो तुमको खातों के आधार पर, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के आधार पर खातों का जो वेरिएंट बनाते हैं वो प्राइवेट वाले ज़्यादा बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। एसबीआई में भी है, अच्छा एसबीआई में भी होगा प्रीमियम, तो उतना मेंटेन करना पड़ेगा खाते में बैलेंस आपका।
तो अलग अलग बैंक के अपने अपने अलग अलग सर्विसेज हैं, होना भी चाहिए कि प्रीमियम कस्टमर्स जो होते हैं वो वेट नहीं करते हैं। जब तुमने देखा होगा जिनका करंट अकाउंट होता है, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनको वेट नहीं करना पड़ता, उनके लिए अलग काउंटर वहाँ पे इन्होंने बनाया। अगर कैश लेके आए हो तो कैश वहाँ तुरंत जमा कर लेंगे, तुम्हारा लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। देखे हो ना, तो भाई उनके वो प्रीमियम कस्टमर एक तरह के हैं, तो उनको तुरंत वो ट्रीट करते हैं। हाँ होना चाहिए भी, काहे नहीं होना चाहिए भाई, वो ठीक है, सबके लिए अलग अलग सुविधा उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो ये सारा एग्जाम्पल सेट कर लेना। अब मेरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ई वॉलेट का प्रश्न आएगा तो कर लोगे। ई वॉलेट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो सॉफ्टवेयर, दूसरी कौन सी, इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, बिल्कुल जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, एक तरह का कार्ड सिस्टम है, इसको समझें। इसके थ्रू हम कोई भी भुगतान कर सकते हैं सर्विस और गुड्स के खरीदने के एवज में। बोलो अब कौन कौन से हैं, एक है क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और एक ओपन वॉलेट हो जाएगा। अब आपके पास एग्जाम्पल भी होने चाहिए। इवन कभी कभी जो पॉपुलर बैंकों के वॉलेट्स हैं उनका नाम लेके पूछते हैं किसने इसको इशू किया हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के सवाल होता है, तो उसको आप हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। अब ई वॉलेट से बाहर निकलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, वो रहेगा, जल्दी से पॉज के बारे में कल हो गया था ना, पॉइंट ऑफ सेल्स बता दिया था कि वह बिंदु वह स्थान। अरे जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक मानोगी नहीं इसको। जब इस पर चर्चा हो चुकी है तो 20 बार क्यों बतवाना है एक ही चीज को। तो पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब वह बिंदु वह स्थान, हिंदी में वह पॉइंट वह स्थान जहां से क्या हो, किसी सामान को खरीदने या बेचने की या किसी सेवा को प्राप्त करने की एवज में भुगतान जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको उस जगह को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेल। जी माइंड के काउंटर पर आए हो, फीस चुका रहे हो, क्या है बताइए। अब पॉइंट ऑफ सेल्स में डिजिटली हम लोग भुगतान करते हैं, कार्ड को स्वैप कर देते हो, कार्ड स्वैपिंग की मशीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वो जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है जहां से हम पैसा आपसे ले रहे हैं, डिजिटल माध्यम के थ्रू ले रहे हैं, वो सारा का सारा पूरे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे। अच्छा पॉइंट ऑफ सेल ऑफलाइन भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई सर्विस खरीदने के वजह हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स में पूरा का पूरा मशीन लगाई जाती है जिसमें कार्ड आप स्वैप करते हो, ठीक है। उसको याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। जल्दी से आगे बढ़ जाइएगा, इंटरनेट बैंकिंग की बात करेंगे, ठीक है। इसी में अटकाए रखोगे तुम कहाँ पढ़ाएंगे, अभी 9 वाला बहुत बड़ा सेगमेंट है इंटरनेट बैंकिंग। ये क्या होता है भाई इंटरनेट बैंकिंग, नाम सुने हो सब लोग, कितने लोग सुने इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं नेट बैंकिंग, या इसको कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। बात समझ में आई, किस किस नामों से जानते हैं इसको। एक बार आप खाता खुलवा लीजिए अपना। अब खाते भी खोलने के तरीके अलग अलग हैं, ऑफलाइन भी खुलता है और कैसे, ऑनलाइन भी खुलता है। लेकिन अभी भी प्राइवेट जो बैंक्स है वो लोग तो ऑनलाइन की सुविधा देते हैं, लेकिन ऑफलाइन खाता खुलवाने के लिए प्रॉपर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो फॉर्मेलिटीज पूरी आपको करनी पड़ेगी, फिर आपका खाता खुल जाएगा। ये इंटरनेट बैंकिंग क्या है जानते हो, जैसे हम लोग पैसा निकालते हैं ना ऑफलाइन अपने ब्रांच में जा करके, या पैसा निकालने का काम करते हैं, या फिर बहुत सारी सेवाओं के एवज में भुगतान हमें करना रहता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अभी आपको पता है यूपीआई के थ्रू कर लेते हो, किसके थ्रू कर लेते हो, यूपीआई के थ्रू कर लेते हो, या फिर वॉलेट का उपयोग करके ऐसे भुगतान कर रहे हो। लेकिन अगर आपको और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे एफडी कराना है आपको, या फिर आपको तमाम तरह की रिचार्ज करने हैं, वैसे ये सारी सर्विसेज बाहर से भी हैं पर नेट बैंकिंग में आपको भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एफडी करना हो गया, या फिर आपको बड़े चेकबुक मंगाना हो गया, एटीएम कार्ड आपको दोबारा इशू कराना हो गया। वैसे में तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आपको कहाँ से मिल जाती हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू मिल जाती हैं। तो नेट बैंकिंग कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल सा समझो। पहले नेट बैंकिंग क्या है वो जान लो, यानी आपको अपने घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप्स के थ्रू ही बैंकिंग की सारी सेवाएं मिल जाएंगी। आपको ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको बड़े भुगतान किसी को करना है, जैसे पैसा भेजना है, 1,00,000 2,00,000 रुपया भेजना है, 5,00,000 10,00,000 रुपए भेजना है, तो खाते में तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें बैंक की ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, इसी सिस्टम से बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर कर दोगे। तो उसके कई मोड बनाए गए हैं, जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी नेफ्ट की बात करेंगे, आरटीजीएस की बात करेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे किया जाएगा उनको यहाँ पर सीखने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के एक सिंपल से शब्दों में कहूँ तो जितने भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी होंगी उन सब को तुम अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे बैठे संचालित कर सकते हो। आपको कहीं ब्रांच वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
तो ना इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। कितने लोगों के पास नेट बैंकिंग है इसमें? एक लोग के पास है, 2 लोग के पास है। चलो ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज द व्हाट? ऑनलाइन बैंकिंग और अ नेट बैंकिंग। ठीक है, नहीं हो तो इसको लेके बैठो, वरना थियरी से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो 1-2 बार ट्राई कर लो जा करके। ये तो होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो सब कर लोगे। अच्छा, आप कहोगे यूपीआई कर लेते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो ईजी है हमारे लिए ना, बड़ा पैसा भेजना होगा तो देखेंगे, फिर तब नेट बैंकिंग ढूंढेंगे ना। ये क्या करता है? ये आपको प्रोवाइड करता फैसिलिटी। जल्दी से पहले ये पॉइंट बनाइए बुलेट पॉइंट में। इट इज द सिस्टम। व्हाट इज द नेट बैंकिंग? इट इज द व्हाट? system that provides the facility to the user to conduct the financial and non-financial transactions। अब फाइनेंशियल का मतलब क्या? पैसे का लेन देन हो गया, किसी सेवा के एवज में भुगतान की बात हो गई। और नॉन फाइनेंशियल, मेरा कार्ड खराब हो गया, कार्ड ब्लॉक कर देना है, या फिर चेक मंगानी है, ये तमाम और भी एक्टिविटी उसमें होती हैं, तो सब कैसी हो जाएंगी? नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैसी? बढ़ा नहीं सकते, नया आप ऑर्डर करवाएंगे, उसी अंदर से जाके कहिएगा तो मिल जाएगा। कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हो, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। ये सब कुछ अपग्रेड भी कर सकते हो, कार्ड का लेवल भी अपना बढ़वा सकते हो। नेट बैंकिंग खोलोगे नहीं? अच्छा, एक और चीजें हैं, जैसे आपको पता होगा प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत आपको प्रीमियम वगैरह चाहिए होता, आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो नेट बैंकिंग के अंदर से ही जाकर के आपको, और नहीं तो फिर ऑफलाइन जाओ। जो काम ऑनलाइन कर सकते हो वही काम ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन का मतलब ब्रांच में अपने बैंक में जाकर के भी आप कर सकते हो इसको। तो वहाँ क्या जाना है, जब आपके पास नेट बैंकिंग है तो सब कुछ यहीं से टैकल करो। जब यहाँ से नहीं होता है तब कहाँ जाते हैं? तो ये पूरा लिख लिए कि नहीं? ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कर पाएंगे। जरा फीचर ऑफ नेट बैंकिंग देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखिएगा। फीचर ऑफ नेट बैंकिंग में क्या है? यू कैन व्यू अकाउंट स्टेटमेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स, बैंक सेटलमेंट कैन बी, स्टेटमेंट कैन बी डाउनलोड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, रिचार्ज कर सकते हो मोबाइल फ़ोन का, DTH का, इन सब का। इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी कोई सामान खरीद सकते हो, उनको बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो बुक कर सकते हो ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल पैकेजेस एंड मेडिकल पैकेजेस। कुल मिला के बहुत सारी सर्विसेज आपको ये ऑफर करते हैं। कौन सी सर्विस? नेट बैंकिंग। ठीक है, अरे नेट बैंकिंग खोलिएगा, अंदर जब अपने लॉगिन करके पहुंचिएगा तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, तमाम तरह की सेवाएं आपको प्रदान करते हैं। तो जिन लोगों के पास होगा उनको पता होगा, जिन लोगों के नहीं पास नहीं होगा उनको दिखा दिया जाएगा। तो इसको चाहो तो नोट कर लो कि क्या क्या फीचर ये आपको देते हैं, क्या क्या फीचर आपको ये देते हैं, उनको जल्दी से नोट करो। तो इतना तो कॉमन समझ हो जाएगी ना, अगर क्वेश्चन इस तरह के बन के आए तो बता लोगे ना। अच्छा, नेट बैंकिंग से हम जुआ भी खेल सकते हैं क्या? ये सुविधा देते हैं? जुआ खेलने की सुविधा देगा कोई बैंक? तो कह रहा हाँ देगा। तो मैं ये सिंपल सा सवाल बना रहा था। अच्छा, हम बैंक में जाएं और उससे कहे कि मुझे जो है जुआ खेलने के लिए लोन दे दो, तो दे देंगे? ड्रीम 11 पे टीम बनानी है, पैसा चाहिए मुझे, मिल जाएगा? हम कर्ज की बात कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा चाहे तुम जुआ खेल लो चाहे उसमें आग लगा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो मैं लोन की बात कर रहा हूँ। ऐसे चीज़ों के लिए बैंक लोन नहीं देता है। ये पेपर में भी था तो हाँ, किस काम के लिए लोन मिलेगा, किसी, इतना कॉमन सेंस सही है सबको। हाँ, फ्रॉड करोगे? ठीक है, आप भी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो कि तुम्हारे खाली एक कॉल पर फोन बैंक जो है पैसा दे दे। और नहीं तो अगर नॉर्मल व्यक्ति लोन लेने जाता है, जाके देख लेना कौन सी प्रक्रिया है। संपत्ति आपको क्या करनी पड़ेगी? जो भी आपके पास एसेट्स होगी उसको बंधक बना लेगा बैंक, और लोन नहीं चुकाओगे तो बेकरार बैठे हैं, तमाम कानूनी नोटिस भेजते हैं बैंकों की तरफ से। उसके लीगल एडवाइजर रहेंगे। 2 रुपया के लिए अगर बैंक का बकाया 2 रुपया बाकी है तब भी नोटिस भेज देंगे। यानी बैंक का पूरा पैसा क्या करना होगा? जमा करना पड़ेगा। और जो ढीठ लोग हैं उनसे कुछ नहीं करा पाते हैं।
है ना, बड़े बड़े लोग पैसे ले चले गए, कहते देंगे ही नहीं, जबकि वो कैपेबल है, दे सकते हैं, फिर भी नहीं देते हैं। ठीक ना, ये सब जानते रहना। तो ये फीचर था नेट बैंकिंग का। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि नेट बैंकिंग हमको मिलेगी कैसे? सिंपल सा तरीका, आपका खाता है मान लो पहले से, नहीं है तो नया खाता खुलवाइए। अगर है खाता तो पुराना खाता भी काम कर जाएगा। आप अपने बैंक पहुंच जाओ, पहले एक बार जाओ अपने ऑफलाइन बैंक में पहुंचो, वहाँ पे ब्रांच पे, वहाँ फॉर्म मांगोगे, भर के उसको जमा करोगे, सबमिट करोगे, मुझे नेट बैंकिंग चाहिए, ये रिक्वेस्ट करोगे उनको, तो वो तुम्हें नेट बैंकिंग क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, हो सकता है बैंक में जाओगे तो आपको प्रिंटेड किट दे देंगे, उसमें तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, कहेंगे बैंक की वेबसाइट पर जाओ, ये यूजर नेम ये पासवर्ड डालना, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड सब क्या कर देना, चेंज कर लेना, नया बना लेना, और फिर अपना बैंकिंग करना आप शुरू कर दीजिएगा। तो बैंक में आपको पहले जाना पड़ेगा, प्रॉपरली एक फॉर्म उनसे लेना पड़ेगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे नेट बैंकिंग के लिए, फिर वो आपको नेट बैंकिंग के सिस्टम से आपको जोड़ देंगे, समझे। तो उसमें यूजर नेम और क्या मिलेगा, पासवर्ड। अब अपने एसबीआई का लिया है तो किसकी वेबसाइट पे जाकर के ये सारा काम करोगे, आपको आना पड़ेगा एसबीआई के नेट बैंकिंग वाली वेबसाइट पर, एसबीआई नेट बैंकिंग, ये आप सर्च करेंगे गूगल में। ठीक है, यहाँ पे आ गए एसबीआई का नेट बैंकिंग। अब आप यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहाँ देखो लिखा है पर्सनल बैंकिंग। दो तरह की चीजें मिलेंगी आपको, एक तो पर्सनल बैंकिंग भी है और दूसरी कौन सी, जो मर्चेंट वाले लोग होते हैं ना उनके लिए भी बैंकिंग है। अब यहाँ आपको यूजर नेम और अपना पासवर्ड और फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड, ये सब आप लॉगिन करोगे, ये लिख करके लॉगिन करोगे तो अपने कहाँ पहुँच जाओगे, इंटरनेट बैंकिंग के डैशबोर्ड में अपने पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से जो भी सर्विस आपको चाहिए हो जाएगा। अच्छा, इसमें तुम्हें मैंने उस दिन बताया भी था कि आज के समय में एसबीआई ने एक लेयर की सुरक्षा और बढ़ा दी है। यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता भी चल जाएगा और उसमें लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो तुरंत क्या आएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। वो जब तक एंटर नहीं करोगे अपने नेट बैंकिंग में, आप एंटर नहीं कर पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका था ऑफलाइन से करने का, दूसरा यहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, इधर से भी जाके सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह भर दीजिएगा, तो उधर जब बैंक आपको क्या करेगा, वेरीफाई कर देगा, तब आप एप्लीकेबल हो जाओगे बैंकिंग पे, नेट बैंकिंग का यूज करने के लिए। तो अगर आपको बैंकिंग नेट बैंकिंग चाहिए तो पहले आप जाइए अपने ब्रांच में, सिंपल सा तरीका वहाँ पे है, वहाँ ब्रांच में जाइए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, फिर यहाँ आइए नेट बैंकिंग करिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड बताना पड़ेगा किसी को, बिल्कुल मत बताइएगा। ऐसे ही तमाम जो बैंक्स हैं वो आपको नेट बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब नेट बैंकिंग में लॉगिन करके अंदर पहुँचोगे डैशबोर्ड में, तब जो मैं सेवाएँ लिखा रहा था दुनिया भर की, वो सारी सर्विसेज आपको वहाँ पर मिल पाएंगी। ठीक, हाँ क्या चीज़, कहाँ पे, अरे ये जो नहीं रीड कर सकते हैं इसको ऑडियो कैप्चर कर देगा, तो यहाँ से प्ले कर देंगे, तो यहाँ से फिर बोल बता देगा कि क्या लिखा, वो यहाँ टाइप कर दो। तो वो दोनों तरीके से, ये तो अभी नया लगा, इससे पहले कभी नहीं होता था, अब तो इन्होंने नई चीज़ें इसमें जोड़ी हैं एसबीआई का। तो ये इंटरफेस समझ में आ गया एसबीआई ऑनलाइन का। तो भाई इसको करना पड़ेगा खुद से। तो कल देखो मैं कोई अकाउंट वगैरह की व्यवस्था करता हूँ, फिर आपको अंदर का पूरा सिस्टम दिखाता हूँ इसमें कि डैशबोर्ड में क्या क्या सर्विसेज लिखी हुई हैं। तो इतना कर ले जाओगे नेट बैंकिंग, बोलो कर कैसे ले जाओगे, जब एक दो बार अभ्यास करोगे तब होगा। अच्छा, एडवांटेज क्या क्या है देखो, द कस्टमर गेट परमानेंट एक्सेस टू हिज आवर बैंक एनी टाइम एंड एनीवेयर। पता लगा शाम को तुमको पैसा चाहिए, किसी को पैसा भेजना है, 5 लाख रुपए भेजना है, 8 बजे रात को, बैंक खुला है तो क्या करें, नेट बैंकिंग होगी तो भेज दोगे, नहीं सुबह का इंतजार करना 10 बजे का, फिर तब जाना बैंक में अपने। तो नेट बैंकिंग 24 गुणे क्या चलेंगी, 7 चलेंगी। आपको अपने अकाउंट का एक्सेस कहीं से भी कभी भी कर पाने में आप सक्षम होंगे। द ऑनलाइन अकाउंट इज सिंपल टू ओपन एंड इजी टू ऑपरेट। ट्रांजेक्शन्स क्या है, सेफ एंड हाईली सिक्योर्ड है, बिल्कुल है। आपको पता होगा जितनी बार आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तुरंत एक डायनेमिक पासवर्ड ओटीपी जिसको आप कहते हो वो जनरेट होगा और आपके फ़ोन पर आएगा, तभी आप ये सारा पैसा भेज पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये देखो मैं अभी कह रहा था, इमीडिएट फंड ट्रांसफर हेल्प द यूजर इन टाइम ऑफ क्या, अर्जेंट नीड। उदाहरण मैंने दिया, रात को 8 बजे आपको पैसा चाहिए, किसी व्यक्ति को पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा उसको भेजना है, इमीडिएट भेज सकते हो। नहीं तो सुबह का फिर क्या करना, पता लगा अगले दिन संडे है, फिर क्या करना, सोमवार का इंतजार करना, सोमवार को छुट्टी है
मामला खराब हो जाएगा, इसलिए नेट बैंकिंग रखो। सही है ना? हाँ, तो ये सब कर सकते हो। अच्छा, ये टाइम तुम्हारा बचाएगा कि नहीं? वरना जाओ लाइन लगा खड़े रहो 2 घंटा, और यहाँ क्या करना लगेगा, 2 मिनट लगेगा सब करने में। तो आपको ये आना चाहिए। तो अगर एडवांटेज इतना सारा है तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। मेजर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? सिक्योरिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज अ मेजर इश्यूज। पासवर्ड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, ठीक है कि नहीं? और कोई तुमसे फोन करके पूछे कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड बदल गया है, फिर से रीसेट कर दीजिए, करा देंगे? बोले बैंक से बोल रहा हूं, करोगे ऐसा? मत करिएगा, तो तुम समझदार ही हो। इतना कंफर्म हो गया? बोलो। तो नेट बैंकिंग हो गया। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है ना, मोबाइल बैंकिंग भी दे रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाइएगा, उनका एम कनेक्ट नाम का ऐप है। तो पहले एम कनेक्ट पकड़ा देते हैं कि लो एम कनेक्ट ले लो, सब कुछ अंदर से ही कर लोगे अपना। इतना कंफर्म? हाँ, नहीं, उनका नेट बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग का नाम बीओबी वर्ल्ड है, और बाकी में मोबाइल बैंकिंग उनका एम कनेक्ट है। तो अब ऐसे समझिएगा, एक तो मोबाइल बैंकिंग है और प्लस कौन सी है उनकी नेट बैंकिंग। तो एसबीआई का नेट बैंकिंग का इंटरफेस देख लिया। दुनिया भर के जितने मैंने अभी बैंक आपको बताए थे, पब्लिक के, प्राइवेट के, फॉरेन के, सबके नेट बैंकिंग है। तो जिस भी बैंक के आप कस्टमर्स हो वहां पे अपना नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड करो और मजे लो जाकर के, ठीक है? बस इतनी बात समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, थैंक यू। एक चीज थोड़ा छूट जा रहा है, वो है भुगतान को लेकर के। मैं आपको कल वाली क्लास में IMPS, RTGS और ये नेफ्ट कैसे करेंगे उसको बताऊंगा, ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू। 7 को पढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेबिट कार्ड क्या होगा। आप अपने बैंक में गए होगे ना, उधर क्या देखने लगते हो? इस तरफ फोकस करो, वहीं देखना होगा, इधर क्या पढ़ते हो? तो अगर आप अपने बैंक में गए होगे और बैंक में अपने अकाउंट ओपन कराया होगा, तो अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अपने बैंक से कहा होगा मुझे ATM कार्ड दे दो। ये बैंक ने आपको क्या दे दिया होगा? ATM कार्ड। पहचानते हो ना ATM कार्ड को? होगा भी तुम्हारे पास। क्या होता है फुल फॉर्म ATM का? जो पूरा सिस्टम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, और आपको मिलता है ATM कार्ड। उस ATM वाले जो कार्ड मिला हुआ हमको ना, उसमें कार्ड में भी 2 तरह का कार्ड है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट कार्ड है। तो बैंक जो आपको कार्ड ATM जिसको हम लोग सामान्यतः बोलते हैं ना, वो होता है डेबिट कार्ड। ये एक तरह का होता है प्लास्टिक मनी। कैसा मनी? ये प्लास्टिक मनी हो गई ना, प्लास्टिक कार्ड है तो मनी कैसी? पैसा खाते में है, आपने कोई सर्विस खरीदी या कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसकी एवज में आप भुगतान कर पाओगे अपने कार्ड की मदद से। पहला नंबर तो एक ये है। दूसरा, किसी कैश मशीन पर जाकर के, ATM मशीन में जाकर के क्या निकाल सकते हो? वहाँ से कैश को विथड्रॉल कर सकते हो, यानी कैश निकाल सकते हो। तो 2 चीज़ें बताई मैंने कि बैंक अकाउंट ओपन करने पर बैंक हमें एक कार्ड प्रदान करता है जिसको हम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। बेसिकली डेबिट कार्ड एक तरह की प्लास्टिक मनी होती है, और इसका यूज कहाँ होता है? यूज करते हैं किसी सेवा अथवा उत्पाद को खरीदने के एवज में। जब मुझे भुगतान करना होगा तो मैं अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, और दूसरा किसी मशीन पर जाकर के वहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? कैश फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट इज़ द व्हाट? कैश विड्रॉल। तो कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब जो लोग कॉमर्स के छात्र होंगे जिन्होंने एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, एंट्री करना, एंट्री पता है ना? नहीं पता है तो छोड़ो, फिर जाने दो। तो बैंक अपने यहाँ एंट्री करती है। अरे कॉमर्स का कोई छात्र बैठा है इसमें? बीकॉम जिसने पढ़ा हो इस बैच में कोई भी 12th या बीकॉम का कोई स्टूडेंट नहीं है? तो कोई ज़रूरत नहीं, आप रट्टा मारें। कौन सा कार्ड है? डेबिट कार्ड है, ठीक है? तो क्या क्या हमें ऑफर करेगा ये? सर्विस और प्रोडक्ट की एवज में भुगतान कर दूं मैं, और या फिर कैश को निकाल सकूं, ठीक है? इतनी बात कंफर्म हुई? तो जल्दी से कुछ बातें नोट कर लो, इसको लेकर के स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, यहाँ से लोग लिख लेंगे। लिखिएगा डेबिट कार्ड, इट इज़ अ पेमेंट कार्ड। कैसा कार्ड है ये? पेमेंट कार्ड दैट डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर्स चेकिंग अकाउंट। बाकी सब लोन वाला मत लिखना, चेकिंग अकाउंट यहाँ तक कर लेना। देखो डेबिट कार्ड
एलिमिनेट कर देता है कि आपको कैश लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाला कार्ड है, हाँ, तो आपको कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर कोई सामान खरीदते हो तो उसकी एवज में भुगतान कर पाओगे। अब ऐसे मत चले जाना किसी रूरल एरिया में जहाँ पे उसके पास पॉश मशीन नहीं हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अब तो हर जगह जगह सब QR कोड लेकर के बैठे हैं, सबके पास UPI है, मर्चेंट अकाउंट ओपन कर रखा हुआ, उसमें पैसा ले लेते हैं ना। ये तो पहुँच चुका है, ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ कार्ड नहीं काम करता है तो पैसा वैसा लिए रहे ना, बाकी लिखने पढ़ने के लिए लिख देते हैं डेबिट कार्ड एलिमिनेट द व्हाट नीड्स टू कैरी कैश और अ फिजिकल चेक टू मेक अ परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द सेविंग्स, राइट। अब इसमें देखो दो फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जो दोनों मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक तो पहले मैं ये वाला बता दिया था कि आप किसी सामान को खरीदने की एवज में, सामान समझते हो ना, प्रोडक्ट या फिर सर्विस। सर्विस मतलब क्या, होटल में खाना खाने गए या होटल में तुमने स्टे कर लिया, हमारे यहाँ आकर के पढ़ने लगे थे, तो सब किस में आती हैं, ये सब सेवाओं में गिनी जाती हैं। किस में गिनी जाती हैं, इनको सब सर्विस बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। तो सेवा की एवज में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, किसके थ्रू पे करोगे, कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने लिखा कि सेवाओं या प्रोडक्टों के खरीदने पर आप उसका पैसा कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। 3 या 4 बार बोला हूँ, शायद समझ में आ गया होगा तो ठीक है। दूसरा, ATM मशीनों पर जा कर के आप कैश भी विड्रॉल्स कर सकते हो। तो दोनों बुलेट पॉइंट बना लें कि डेबिट कार्ड के 2 फंक्शन हैं। पहला है ATM कार्ड फॉर इमीडिएट विड्रॉल फॉर अ कैश, और दूसरा है सामानों को खरीदने और सेवाओं के भुगतान को करने को लेकर के है। ये दोनों बातें लिख लें। नोट हो गया सबका, हटाएं इसको। अच्छा, पहले टाइप ऑफ डेबिट कार्ड्स में ना जाते हुए मैं पहले आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि भाई डेबिट कार्ड का एडवांटेज क्या है। सबको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये क्या एडवांटेज है। डेबिट कार्ड कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, इसी दे आर वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। इस वाली बात में कुछ लिमिटेशन अभी रखूंगा, बताऊंगा भी आपको। अच्छा, दूसरा क्या है, यू डू नॉट हैव टू कैरी कैश विथ यू, ये भी लिखा है। अच्छा, मल्टीपल डेबिट कार्ड्स कैन बी एसोसिएटेड विथ एन वन अकाउंट, एक अकाउंट से कई डेबिट कार्ड भी आपके पास हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ बताया है। तो कुछ एडवांटेज लिख लो। ये वाला पहले तो समझ ही गए कि पहला एडवांटेज यही है, अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मुझे कैश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इसी कार्ड के थ्रू ही सेवाओं और प्रोडक्टों को खरीद सकता हूँ या कैश निकाल सकता हूँ। ये पहली बात हो गई, एडवांटेज लिख लो। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करो, थोड़ा तेज लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। चलिए तब तक सोचते रहिए डिसएडवांटेज क्या है, कुछ सोच के बताओ ना। डेबिट कार्ड का डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर एडवांटेज खो जाएगा तो उसमें से पैसे निकल, हाँ, चोरी होने की सूचना रहती है। आजकल साइबर अपराधी बहुत सारे एक्टिव हैं जो आपके ATM का नंबर से लेकर के पिन पूछने की कोशिश करते रहते हैं विभिन्न तरीकों से। तो उन्हें बताना चाहिए क्या, हाँ, वो बैंक वाले बन करके फ़ोन कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति से भी ठीक है, ये सेवाएं हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगी, लेकिन एडवांटेज उसके बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। मल्टीपल डेबिट कार्ड्स, यानी डेबिट कार्ड भी कई तरह का होता है, तो आप अपने एक ही अकाउंट से कई तरह के कार्ड की सेवा ले सकते हो। और हाँ, आपको पता होना चाहिए, आप डेबिट कार्ड की अगर सर्विस लेते हो तो सालाना आपको पैसा भी देना पड़ता है बैंक को। बैंक को जो आप डेबिट कार्ड की सर्विस ले रहे होते हो तो बैंक क्या करता है, आपसे मेंटेनेंस का चार्ज भी लेता है। मालूम है कि नहीं इस बात को। तो उसमें देखा होगा हर बैंकों का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन है, वो कितना पैसा ले लेंगे उतने हिसाब से उनका सिस्टम रहता है। वो पैसा फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा। साल भर सेवा आपको दे रहे हैं, SMS की सेवा है, डेबिट कार्ड की सर्विसेज है, उसकी एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी फ़ोन पे गूगल पे पर चार्ज नहीं, UPI भी फ्री है, लेकिन UPI पर बहुत जल्द पैसा लगने शुरू हो जाएंगे। पर मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि आज ही लगने लगेगा, लेकिन अभी UPI का जो सिस्टम चल रहा है वो उसमें पैसा नहीं है। सरकार की मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट मोड का उपयोग करके पैसा
को ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन्स करें, इसलिए सरकार ने सारी चीज़ें चला रखी थी कि यूपीआई वगैरह भी फ्री रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है यूपीआई पर चार्ज एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पहले शुरू में कितने लोग थे, नोटबंदी के बाद सीधी सी मंशा ये थी कि लोगों में डिजिटल पेमेंट करने का क्या किया जाए, टेंडेंसी उत्पन्न की जाए, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डिजिटल मोड में आकर के पेमेंट करें। इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए, उसमें से एक यूपीआई भी है। तो अभी तो पे नहीं, अभी पैसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आज या कल जब भी कोई सरकार को लगेगा तो पेमेंट लगा देंगे उस पर। ये बात समझ में आई? अच्छा, एडवांटेज ऑफ डेबिट कार्ड समझ में आया। तो डिसएडवांटेज क्या है, जल्दी से लिख लो। इट इज़ ईजियर टू स्टील आवर मनी इफ़ यू लूज द डेबिट कार्ड, इसको लिख लो। और बताइए डिसएडवांटेज, और आगे लिख लो, पहला बुलेट पॉइंट ये बना लो। अच्छा, बहुत सारे डेबिट कार्डों की क्या होती हैं, डेली की लिमिट भी होती है। कितना कैश निकाल सकते हैं विकराल इस समय? अब डेबिट कार्ड भी अलग अलग है, 25,000 से 1 लाख। ठीक है। अब सुनिए, मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकता कि डेबिट कार्ड से इतना पैसा ही निकलेगा। डेबिट कार्ड में भी टाइप हैं, कई डेबिट कार्ड का टाइप आता है। आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक से जब डेबिट कार्ड लेते हो तो कई तरह के कार्ड रखते हो, हर कार्ड की लिमिट अलग अलग होती है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन हाँ एक निश्चित राशि ही आप बैंकों से क्या करते हैं, एटीएम से कैश के तौर पर विड्रॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन तो पेमेंट कर सकते हो चाहे जितना करो, लेकिन डेबिट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितना कर सकते हैं। ये भी समस्या है कि कितना आप कर सकते हो, पर डे की उसमें लगी होती लिमिट। तो लिख लीजिएगा, मेनी डेबिट कार्ड हैव क्या, डेली लिमिट। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैंने लास्ट में कहा ना कि जब आप विड्रॉल्स करते हो तो इसमें भी कुछ नियम है। जैसे 5 बार महीने में ट्रांजेक्शन्स करोगे अपने ही बैंक से, मतलब अपने बैंक से तो शायद फ्री है, 5 बार अगर ट्रांजेक्शन्स करते हो तो फ्री होता है, लेकिन 5 बार के बाद अगर ट्रांजेक्शन्स आपने कर दिया है, एटीएम यूज कर दिया, फिर आपको फीस देनी पड़ेगी, आपको फिर अतिरिक्त पैसा देना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये एडिशनल फीस ऑन एटीएम विड्रॉल्स पर भी लगा हुआ है, 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन्स आपको देने पड़ जाएंगे अलग से। बैलेंस इंक्वायरी कार्ड ठीक है, और अगर आपने बैलेंस की इंक्वायरी करने की भी कोशिश की 5 के बाद तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ जाएगा। तो ये एडिशनल फीसेज ऑन एटीएम विड्रॉल्स पर हैं। यार श्रीमान, मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ उसी मुद्दे पर रहिए ना। आप मोबाइल फ़ोन से दिन भर में 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार आप चेक कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप एटीएम की सेवा में जाते हो तो एटीएम की सेवा के थ्रू जो है आप एक तरह से बैलेंस इंक्वायरी करना भी, तो आप ट्रांजेक्शन तुम नहीं कहेंगे, लेकिन आप जा तो रहे मशीन तक, यूज़ तो कर रहे हो, उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। तो आप हर मोड को समझिए कि हर मोड की अपनी एक लिमिटेशंस है। तो अभी हमारी बात चल रही है किसको लेकर के, हम डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो डेबिट कार्ड के ऊपर क्या फ़ायदा है और क्या डिसएडवांटेज है, हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप आ गए मोबाइल फ़ोन पर, देखते नहीं हो कितना पैसा, रोज़ लगा के रख लो सामने, तो उससे निकलेगा थोड़ी ना। हाँ, उससे तुम पैसा भेज सकते हो, बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप पैसा दे सकते हो या किसी से ले सकते हो, वो कर सकते हो। अब कैश लेना होगा तो मोबाइल फ़ोन दे देगा आपको, मोबाइल फ़ोन कैश दे देगा, वो तो आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में पैसा दे सकते हो, भेज दो। लेकिन कैश चाहिए मुझे, तो कैश लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, या तो फिर आप बैंक की ब्रांच, बैंकों में जाइए, वहाँ से कैश निकलवाइए, या फिर कहाँ जाएंगे। और अगर आप बैंक ने कहा कि आपको एटीएम जारी किया, आप 10,000 रुपया लेने गए तो कहेगा जाओ एटीएम से ले लो, बाहर लगा हुआ, यहाँ क्यों आए हो। अगर एटीएम कार्ड जारी, हाँ आपका एटीएम कार्ड नहीं जारी हुआ, आप अनपढ़ आदमी हैं, आपको एटीएम कार्ड नहीं दिया, तो बैंक की जिम्मेदारी बनेगी, वो पैसा क्या करे अपने यहाँ से दे। एक तरीका तो ये हो गया, बैंक से मिल जाएगा, दूसरा कहाँ से मिल जाएगा। या आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, आपके सेविंग अकाउंट में 2-4 हज़ार करोड़ रुपया जमा और मौके पर आपको 10-20 करोड़ रुपया चाहिए, तो बैंक को लिखिए कि हमको कैश दीजिए इतना, और बैंक के बस का होगा तो दे देगा कि हाँ इतना कैश हम आपको देंगे। उसकी भी लिमिट होती है कि कितना कैश आप ले सकते हो, तो ये भी ज़रा समझिएगा। बाकी एटीएम से पैसा निकालिए। या आप ही देखा होगा बहुत सारे सीएसपी के सेंटर्स बनाए हुए हैं इस समय, बैंकों ने अपने छोटे छोटे कस्टमर सर्विस पॉइंट बनाए हुए हैं, तो वहाँ भी चले जाओ, वहाँ से भी पैसा आपको क्या होगा, चाहे वो एईपीएस मोड से पैसा निकाल दो या फिर उनको एटीएम दे दो, एटीएम से भी दे देंगे पैसा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर कोई सीएसपी है या किसी भी बैंक की कहीं सीएसपी खुली हुई, तो आधार कार्ड या अपना एटीएम कार्ड दियो तो उससे भी वो क्या कर देंगे, पैसा निकाल के आपको दे देंगे।
हाँ, तो हर चीज़ का लिमिट है ना, अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? नहीं, एक ही आदमी आएगा और एक ही आदमी के पास पूरी जो पैसा सब लेके चला जाएगा। ठीक है, तुमने देखा होगा एटीएम मशीनों में लोगों की बड़ी अजीब सी आदत होती है, 4 कार्ड लेके जाते हैं। हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं, वो उनको कैश चाहिए होता है इसलिए करते हैं ऐसा। तो कुछ अपनी सब चीज़ों की लिमिटेशंस होती है कि सभी को मिल पाएगी। मशीन में एक निश्चित अमाउंट ही तो फिक्स करोगे, और एक आदमी आए सब निकाल ले जाए तो दिन भर क्या होगा? फिर बैंक आए, फिर पैसा लगाएगा। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ऐसा हमें मुझे लिखना था तो मैंने बता दिया। इतनी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली बात बताना, एडिशनल फीस ऑन द एटीएम विथड्रॉल्स, 5 बार से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर दोगे, 5 बार तो फ्री है, उसके बाद फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इतना कन्फर्म। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ था आपका ड्रॉबैक। अब आ जाते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट में। थोड़ा सा एटीएम कार्ड आप लोग देख लो, ये डेबिट कार्ड देख लो कैसा होता है। मैं अभी कह रहा था कार्ड का अपना टाइप होता है, जरा देखो। जैसे कि एक क्लासिक कार्ड होगा, आपके पास एटीएम होगा उस पर लिखा भी होगा कार्ड का नेचर कैसा, क्लासिक है, प्लेटिनियम है, और ये क्या है, रुपए में ही आप देखोगे तो इसमें कुछ और भी इन्होंने दे दिया है। ये इंटरनेशनल कार्ड है। कैसा है ये? तो 3 कार्ड ये जारी करते हैं। कौन? अब इसमें तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा, एटीएम की सर्विस को, यानी डेबिट कार्ड की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली वेरियस कंपनीज हैं। उनमें से भारत ने जो डेवलप किया, एनपीसीआई ने जो बनाया है, उसका नाम क्या है? रुपए है। आपने देखा होगा वीज़ा का भी लिखा हुआ कार्ड आता है, वीज़ा लिखा हुआ या मैस्ट्रो लिखा या मास्टर लिखा हुआ आता है ना। तो ये कहाँ फिर भीम में चले गए यार? गजब उल्टा पुल्टा बतियाते हो। ठीक से यार तुम लोग एक्सरसाइज करके नहीं आते हो। भीम इज द वॉट? वो यूपीआई है। आप कार्ड के चक्कर में पड़ जाते हो। अभी आपका समय नहीं हुआ है श्रीमान, थोड़ा यार पड़वड़ के भी आया करो। भीम कार्ड होता है, भीम यूपीआई है भाई। अच्छा चलो ध्यान से समझो। तो मैं तुम्हें बता रहा था क्या, एक बात और नोटिस कर लो कि कार्ड को प्रदान करने वाली वेरियस कंपनीज मौजूद हैं। वेरियस कंपनियां हैं जो कार्ड की सेवाएं देती हैं, जिसमें देखो लिखा भी होगा। जैसे एक आता वीज़ा डेबिट कार्ड। कौन सा? वीज़ा डेबिट कार्ड। इनका जानते होगे नाम, आपने अपने बैंक में देखा होगा, जो एटीएम आपको देते हैं उसमें वीज़ा भी लिखा हुआ मिल सकता है। या फिर कैसा रहेगा, एक मैस्ट्रो आता है, एक मास्टर आता है। ये सब एटीएम की सर्विस या डेबिट कार्ड की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली क्या है? कंपनियां। बैंक डायरेक्ट सीधा नहीं काम कर पाता, ये एटीएम मशीनों को लगाना, उसके पीछे के तकनीकी सिस्टम को डेवलप करने में इन सारी कंपनियों का रोल होता है। तो ये सारी सर्विस, पूरा नेटवर्क है इनका अपना। आप अपना कार्ड लेकर के चले जाओ, वीज़ा कार्ड आपका है और भारत में आपका अकाउंट है किसी बैंक में, और आपको ऑस्ट्रेलिया में पैसा देना होगा, तो आपका कार्ड का नेचर इंटरनेशनल नेचर का होना चाहिए, जो कार्ड को कहीं पर भी क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर सके। तो वो सब सर्विसेज में वीज़ा है, मैस्ट्रो है, मास्टर्स हैं, तो ये सारे कार्ड्स आती हैं। अच्छा, ये कार्ड का उपयोग करोगे तो क्या ये ट्रांजेक्शन्स की एवज में आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगी कि नहीं करेंगी? आपको 100 रुपया देना होगा तो कहेंगे टोटल 111 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। कितना? तो 111 रुपये में 11 रुपया किसका हो जाएगा? किसका? हाँ फिर से बोलो। बैंक का हो जाएगा। हाँ, तो ये सब लेके जाती हैं। अब इसीलिए भारत सरकार ने व्यवस्था किया कि जो हमारा एनपीसीआई है ना, उसने अपना खुद का ये पूरा कार्ड सिस्टम डेवलप कर दिया, जिसको हम रुपए कार्ड के नाम से जानते हैं। तो रुपए से पेमेंट करने पर अभी डोमेस्टिक लेवल पर कोई आपको अतिरिक्त पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। तो टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स, कौन सा कार्ड है इसमें से आप लोगों के पास? हाँ, जरा दिखाइए। तो ये तुम लोग को पता भी चलता है कि जो अगर ये कार्ड मैंने ले रखा है एसबीआई का, तो मैं दिखाऊंगा नहीं डिटेल वगैरह। तो ये देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब भी समझते हो? ये सर्विस प्रोवाइडर है कार्ड के। और किसी पास वीज़ा है? हाँ, तो तुम्हारे पास, तुम अगर विदेश चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया या दुबई चले जाओगे, तो वहाँ इस कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो लिमिटेशन है वो डोमेस्टिक लेवल्स में है। भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया, कुछ देशों के साथ इनके संबंध बन गए, सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, जहाँ पे ये कार्ड एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन कोशिश है धीरे धीरे इस कार्ड को बढ़ा करके इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत जगहों पर हमारा नेटवर्क नहीं, लेकिन कुछ जगहों तक पहुंच गया। तो कार्ड समझे? तो कौन सा कार्ड आपके पास है जरा देख लेना, मैं अब नहीं बता पाऊंगा। आपके पास टाइप ऑफ डेबिट कार्ड पता होना चाहिए, किस कंपनी का कार्ड आपके पास मौजूद है। तो नोट कर लो कौन कौन सी आती हैं। बिल्कुल वीज़ा इंटरनेशनल है। कितनी देर से क्या कह रहा हूं मैं? वीज़ा, मैस्ट्रो, मास्टर, these are the examples of the क्या, they provide the services of a क्या, हाँ, वर्ल्ड वाइड देती हैं। इनका नेटवर्क वर्ल्ड वाइड में है।
तो लिख लीजिएगा। रुपए भी अभी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, कुछ जगहों पर पहुंच गया है। जैसे जैसे उसका प्रचार प्रसार बढ़ता जाएगा और देशों में भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरा तंत्र पीछे बनाना पड़ता है। तो सबने लिख लिया, वीजा, मैस्ट्रो और कौन सा हटाऊं? क्या है तुम लोग क्या लिखते हो, बहुत धीमा लिखते हो। ये मैस्ट्रो को ही मास्टर के नाम से जानते हैं कि अलग अलग है? नहीं दोनों अलग 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 है। मास्टर और मास्टर अलग अलग। एक और कंपनी का नाम बोलता है, बाकी डायना क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस। एक अमेरिकन एक्सप्रेस का भी नाम लिख देना। इनके सबके अलग अलग कार्ड्स हैं। अच्छा, तुम लोग बैंक में गए होगे, बैंक वाले ने कार्ड दे दिया होगा, कौन सा कार्ड है उससे मैं क्या लेना देना ना। रहना सुल्तानपुर में है तो यहीं से अपना एटीएम से पैसा निकल जाएगा। ज़्यादा पता करने की क्या ज़रूरत है कि वीज़ा दिया है कि मास्टर है कि मैस्ट्रो है कि रुपए है, पैसा निकालने से मतलब है। वो सब जितने भी लिखे, अब एक ही दो नहीं है टाइप ऑफ डेबिट कार्ड्स में। डेबिट कार्ड की सर्विस देने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। जो प्रमुख रूप से चर्चित कंपनी, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा। थोड़ा तेज लिखिए भाई, हम आगे चलें। हो गया, चलो ठीक है। बहुत धीमा लिखते हो यार तुम लोग। अच्छा, एक चीज और जरा देखिएगा। अब आ जाते हैं डेबिट कार्ड में ही। तो ये जो रुपए कार्ड है ना, रुपए दिख रहा, तो इस रुपए कार्ड में ये सब रुपए, इसको पूरे कार्ड की जो सर्विस देता है वो रुपए देता है। तो इसको एनपीसीआई ने बनाया। किसने बनाया है? तो इसमें देखो कैसे कार्ड आते हैं। अब अगर आप मास्टर भी यूज करोगे, कुछ भी करोगे, तो कार्ड के अपने टाइप हो गए। क्लासिक है कि प्लेटिनियम है कि और कोई इंटरनेशनल कार्ड है। तो ऐसे वेरियस कार्ड आपको ऑफर किए जाते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, अलग अलग सर्विस होती हैं। तो बेसिक कार्ड कौन सा है? क्लासिक कार्ड्स है। ठीक है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि पर डे लिमिट की बात करूं, तो अगर आपके पास क्लासिक कार्ड्स है तो एक निश्चित लिमिट ही आप पर डे क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन कार्ड का नेचर बदल करके प्लेटिनियम हो गया, कोई और कार्ड हो गया, तो जो लिमिटेशन है पैसा निकालने की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से आपको सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। एक बहुत चर्चित है रुपए, इसको किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई ने। अब जरा कार्ड का स्ट्रक्चर देख लो। कार्ड भी, हाँ, तो ये कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको फिर बैंक में अपने जाना पड़ेगा, दोबारा बताना पड़ेगा। किसी का जैसे 7-8 साल हो गया और किसी का 2-3 साल में ही लगा देंगे। ये डिपेंड करता है। अगर मेरी बात सुनो, अगर कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप अपने बैंक जाइए। हाँ, वो अलग है, नहीं जैसे किसी का 3 साल चल गया, किसी का 5 साल चल गया। अब वो जब उन्होंने जारी किया होगा, जैसा उस पर रहा होगा उसके हिसाब से लगा दिया और डेट दे दिया। तुमको ये समझ नहीं, अगर मेरे कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो मैं अपने ब्रांच में जाऊं ना, अपने बैंक में, वहाँ फॉर्म भरिए, उनको बताइए मेरे कार्ड की वैलिडिटी खत्म है, दूसरा कार्ड जारी करिए। लिखा रहता है उसके ऊपर, तुम्हारे पे नहीं लिखा हुआ है। अब 7-8 साल का टाइम खत्म हो गया, 3 साल 3.5 साल का ऐसा करते हैं, उसके बाद जाइए फिर से रिन्यूअल कराइए। पढ़ लीजिएगा, सिर्फ कहीं लिखा होगा तुम्हारे कार्ड पर। अच्छा सुनो, पहले इतना लिखे कि इसको ये हो गया। हाँ, इतना यार तुम लोग को एटीएम को लेकर के इतना बड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। हाँ, एटीएम कैसे जारी होता है मालूम है? ये भी नहीं पता है। तो बैंक में जाते हो, कहीं चौराहे जारी करा लेते हो, वो पता फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, अगर जिसके पास नेट बैंकिंग हो तो उसके अंदर ही व्यवस्था होती है, नेट बैंकिंग से हम आदेश कर देंगे कि आप हमारा कार्ड बना के भेज दीजिए, खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। तो ऐसा कर सकते हो। अभी ये याद रखना, ठीक? तो ये नोट कर लो कितने डिजिट का होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली यही सवाल था, कितने डिजिट का होता है एटीएम कार्ड? ठीक है, 16 डिजिट होता है। जब आप यूपीआई बना रहे थे, यूपीआई का अकाउंट जब आप सेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके पास आपका एटीएम कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट के 6 डिजिट और इसका वैलिडिटी ये सब एंटर करनी पड़ती है ना इसमें। चलो, तो ये कार्ड का नंबर लिख लो, 16 डिजिट के कार्ड होते हैं। और क्या लिखा रहता है? वैलिडिटी लिखी रहती, कब से कब ये वैलिड होगा। आपका नाम यहाँ छपा हुआ होगा कार्ड पे। हाँ, ये कार्ड के ऊपर निर्भर करेगा किस तरह से आप यूज कर रहे हो। अमेरिकन एक्सप्रेस का ज्यादा होता है, 19 डिजिट का होता है। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस अभी सर्च करके दिखाऊंगा, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड नहीं है, 4 डिजिट का होता है।
पहले ये समझो यार, जो बेसिक है 16 डिजिट का सारा कार्ड आता है, जितने भी आते हैं, जितने भी कार्ड आप देखोगे भारत के अंदर, उनका जो अकाउंट ये कार्ड का नंबर होगा वो कितने डिजिट का है? 16 डिजिट्स का है। ये कंफर्म हुआ? तो एक क्वेश्चन यही आएगा 16 डिजिट का। अपने मर्जी तुम 12-14 नहीं तय कर पाओगे। जो इस समय सर्विसेज चल रही हैं वो जो कार्ड ऑफर करेंगे उसमें नंबर लिखा हुआ होगा, उसी के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है? किसमें? अच्छा, तुम गंभीरता से नहीं सुनते हो हमको। सर ये इंटरनेशनल लेवल चलता जाते हैं ये वाला। हम तुमको क्या बता रहे थे यार? क्या किसी को सुनाई पड़ रहा था? जरा इनका आंसर दो। तुम सुनते नहीं हो यार ध्यान से। बड़ी समस्या। मैं कह रहा था कि जितने कार्ड लिखे, जिससे जैसे जैसे क्लासिक प्लेटिनियम होगा, कार्ड की सर्विस बदल जाएगी। क्या बताया था कि इस कार्ड से अगर मान लो लिमिटेशन 20,000 रुपए की निकालने की होगी और तुम्हें प्लेटिनियम कार्ड बैंक ने जारी किया है, तो पैसा निकासी का क्या होगा? रेंज बढ़ जाएगा। लेकिन वो 5 वाली ट्रांजैक्शन जो रहेगी वो अप्लाई रहेगी, बट तुम्हें पैसा ज़्यादा निकाल पाओगे बाद। जैसे कि क्लासिक में तुम 25,000 निकाल सकते हो पर डे, जब तुम्हें अगर तुम प्लेटिनियम में चलोगे 50 हो जाएगा, सिलेक्ट पे चले जाओगे तो 1 लाख रुपए पर डे निकाल पाओगे, लेकिन 5 ही बार निकाल पाओगे तब। ट्रांजेक्शन्स का मैं तरीका तुमको बता रहा हूँ। कैश निकालने का जो प्रोसेस होगा वो बदल जाता है कि ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं अपने खाते से कैश के रूप में, एटीएम मशीनों से, पर डे की लिमिट। तो कार्ड क्यों बना है? कार्ड का टाइप क्यों बना है? उसकी सर्विस भी अलग अलग कर देते हैं। समझे? ये जो कार्ड है ऐसा थोड़ी ना कि रंग बिरंगा नीले रंग वाला ले लो, पीले रंग वाला ले लो, हरे रंग वाला ले लो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसा कार्ड आप लोगे उस प्रकार की क्या मिलेगी आपको? सर्विस मिलेगी। पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा और फिर इसका सबका मेंटेनेंस चार्ज भी बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ये सबसे सस्ता पड़ता है। अब जब आप ट्रेन में चलते हो, ट्रेन में क्लास होती है कि नहीं होती है? जनरल क्लास है, स्लीपर क्लास है, एसी क्लास है, तो सबकी सेवाएं अलग अलग है कि नहीं है? एसी क्लास में जब जाओगे तो वहां बेड रोल मिलता है, वहां सोने के लिए बिस्तर मिल जाता है, स्लीपर मिलता है। तो हर चीज का हर सिस्टम है, हर कार्ड का जो है बैंक ने अपना अलग अलग सर्विसेज बना रखी है कि आपको चाहिए क्या, आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से कार्ड आप ले लीजिए। तो नॉर्मली आप जाते हो, आपको उठा के क्लासिक पकड़ा देते, लेकिन कहोगे नहीं हमको प्लेटिनियम चाहिए, तो ठीक है फिर दे देंगे वो। तो ज्यादा पैसा दोगे, फिर आप मेंटेनेंस चार्ज आपका ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ हो सकता है वो ज़्यादा काट दें, फिर 700-800 रुपये ले ले। तो अलग अलग ये है। इतना समझे कि नहीं? अच्छा, ये सारे डेबिट कार्ड हैं, पैसा खत्म हो गया खाते से तो दोबारा कुछ निकलेगा नहीं। समझे? तो ये कार्ड का नेचर समझ में आया? 16 डिजिट समझे? अभी कार्ड के पीछे एक और समस्या होती, कार्ड के पीछे तो 3 डिजिट लिखी रहती है, उसमें CVV लिखा रहता है। उसका फुल फॉर्म बना लो, कार्ड वेरीफाइड वैल्यू बोलते हैं उसको। CVV, कार्ड वेरीफाइड वैल्यू। अमेरिकन एक्सप्रेस कह रहे थे ना? 19 नंबर का था, और अमेरिकन एक्सप्रेस चंद्रवाता इसी कंपनी है जो अपना कार्ड खुद रिलीज करती है, वो किसी बैंक से सपोर्ट, उनका खुद का सिस्टम है। कार्ड वेरीफाइड वैल्यू, कार्ड वेरीफाइड लिखा 15 नंबर। तो पता नहीं क्या है, इसको देख लो। CVV का कितने डिजिट की होती है? 3। अगर आपको किसी कहीं पर भुगतान करना होगा, कार्ड के थ्रू भुगतान करना होगा, तो क्या क्या चीजें मांगते हैं वो? पता है नहीं तुमको यार? जब आप कार्ड से भुगतान करने जाते हो, ठीक है, जैसे कभी फॉर्म भरिएगा, किसी का परीक्षा का फॉर्म भरिएगा और कहिएगा कार्ड से पे करूंगा मैं, तो कौन कौन सी एंट्री करनी पड़ती है? पहले अपना कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, कार्ड पर नाम क्या है वो बताइए, उसकी वैलिडिटी कब एक्सपायर कर रही है उसको बताइए, फिर कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर दीजिए। इतनी इंफॉर्मेशन भरेंगे, फिर उसके बाद कहेगा अंतिम में पिन डालिए। जब आप पिन भर देंगे तो उसके बाद सेकंड लेयर का फिर एक और लिखा होगा, ऑथेंटिकेशन लगा होगा कि OTP आएगी फोन के ऊपर, वो फिर नंबर डालिए, तब पैसा कटता है। तो ये पेमेंट करने का तरीका होता, मालूम रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया और बताया। ठीक है? CVV का फुल फॉर्म बना लिया, कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का। कार्ड नंबर में ढूंढ रहा था कितने डिजिट का होता है, क्या 15 डिजिट का होता है? अब पता नहीं, कार्ड का टाइप बदल जाएगा तब देखेंगे उधर। अच्छा, ये कार्ड समझ में आया? बोलो। अरे कार्ड समझ गए? डेबिट कार्ड समझ में आया? चलो ठीक है। अब एक इसी में एक और कार्ड के बारे में पढ़ लो, जिसका नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड? ये क्रेडिट कार्ड क्या होगा? क्रेडिट कार्ड एक तरह से लोन अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपको बैंक क्या करती है? वो कहती है महीने में आपकी एक लिमिट तय रहेगी, उतना पैसा बैंक से कर्जे के तौर पर ले सकते हो, ठीक है। और फिर
आपको एक ड्यू डेट रहती है, उसी डेट के अंदर जो पैसा तुमने कर्जे के तौर पर बैंक से लिया है वो आप क्या करिएगा, बैंक को दे दीजिएगा। इस तरह से सिस्टम ये चलता रहता है। इससे भी आप कैश निकाल सकते हो और कोई सामान खरीद सकते हो या कोई सर्विस ले सकते हो। ये दरअसल होता क्या, एक तरह का ये लोन अकाउंट है। कैसा अकाउंट है ये, इसमें हमारे खाते में पैसा नहीं होगा बल्कि मैं बैंक से क्या करूंगा, पैसा कर्जे के तौर पर लूंगा और फिर एक ड्यू डेट में उस पैसे को वापस बैंक को लौटा दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबको एक क्रेडिट कार्ड दे देंगे, सबको दे देंगे। क्रेडिट का मतलब समझते हो, क्रेडिट का मतलब होती है साख। क्या होती है, साख। साख समझ में आती है। कोनो दुकान पे जाते होगे, अपने मित्र से कहे फला दुकान पे चले जाना, मेरा नाम बता देना, पैसा नहीं मांगेगा तुमसे, सामान मिल जाएगा। पैसा नहीं मांगेगा, सामान मिल जाएगा, मतलब क्या है, उधार दे दिया उसने। उधार दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि बाद में तुम्हारा नाम बताया गया है, इसका मतलब साख थी, तुम्हारी क्रेडिट है वहां पे, तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, पैसा सामान दे दिया और पैसा नहीं मांगा। लेकिन बाद में वो पैसा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बैंक भी आपको एक और सर्विस देती है, एक और कार्ड देती है जिसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड, और ये एक तरह का होता है लोन अकाउंट। कैसा अकाउंट, तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर चाहिए होगा तो आपको जाना पड़ेगा बैंक में और क्रेडिट कार्ड के लिए करना होगा अप्लाई। तो बैंक कहेगी ठीक है तुम्हें हम कर्जा दे देंगे, लेकिन तुम करते क्या हो, तुमने बताया कि मैं तो टीचर हूं, तो ठीक है टीचर हो तो जरा सैलरी स्लिप दीजिए। तो तुम्हारी सैलरी स्लिप देखने के बाद वो लिमिट बता देगी कि इतना पैसा आप प्रत्येक महीने हमसे कर्जे के तौर पर ले सकते हैं। समझे कि नहीं, पता लगा 1 लाख रुपया कमाते हो, क्या तुम्हें 5 लाख रुपए का दे देगा, पर महीने 5 लाख रुपए निकाल दीजिएगा, क्योंकि इतना कर देंगे तो चुकाओगे कहां से। तो वो तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पर वो तुम्हारी लिमिट को तय कर देते कि इतना पैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, कंफर्म। तो ये होता है, इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा फटाफट। आप सरकारी नौकरी वाला ना हो, सरकारी नौकरी ना हो, प्राइवेट जॉब करते हो, लेकिन पैसा जो तुम्हारे पास आता है उसका प्रूफ तो चाहिए। प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि मैं जैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है कि जीमाइन इतना पैसा मुझे देता, सैलरी देता, उसका क्या प्रूफ है। तो मैं अपना क्या करूंगा, या तो मेरे जो मैं मार्च में पैसा का अपना टैक्स पे करता हूँ, ITR भरता हूँ, वो लेके जाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न मेरा होगा, वो बताऊंगा कि हाँ ये सब मेरे पास पैसे आते हैं, इतना इतना मेरी इनकम है, और ये मैं सारे इनकम के प्रूफ बताऊंगा, तो वो फिर मुझे क्या कर देंगे, उसी के हिसाब से देख लेंगे। या फिर मेरी सैलरी स्लिप हो, क्या हो, सैलरी स्लिप हो कि हाँ इतनी सैलरी स्लिप है, या और दूसरा कौन सा, ITR के पेपर्स मेरे पास होंगे। तब बैंक अपने दिमाग से अपने हिसाब से सेट करेगा कि मेरी लिमिट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे कार्ड मिल जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स तो देते रहते हैं कार्ड ना, अरे HDFC है, ICIC है, ये तमाम कार्ड देते रहते। विकराल को बुला कार्ड देते हैं कि ले लो ले लो ले लो, इनके पास तो कई कार्ड है। ठीक है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड इस तरीके से मिलता है। क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप भुगतान करते रहेंगे, क्योंकि वो लोन अकाउंट है और एक लिमिट लगी हुई है, उस लिमिट के आधार पर पैसा निकालेंगे। हाँ, अभी अब बात आएगी, कोई पैसा फ्री में देगा तुमको, कोई पैसा फ्री में देगा। एक मैंने कहा था, एक निश्चित ड्यू डेट तक में अगर आप पैसा चुका दोगे तो ब्याज नहीं पड़ेगा, और अगर उसके बाद चुकाओगे तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट भी लगा होगा, ये डिपेंड करेगा कौन से बैंक से आपने ये कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाफट। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स आर टिपिकली लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद द 16 डिजिट कार्ड्स नंबर, एक्सपायरेशन डेट वगैरह, ये सब कुछ कॉमन ही होता है। बस आप सिंपल कहिए कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस। ये लाइन लिखिएगा, ऊपर की लाइन नहीं लिखनी है। इट इज अ पेमेंट कार्ड issued by financial institutions to user to borrow money from those institutions. दूसरी लाइन भी लिख लीजिएगा, कार्ड होल्डर्स एग्री टू पे द मनी बैक विद द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशंस टर्म। इतनी बातें रखिए, इसके साथ ही करते हैं खत्म। कल पढ़ाएंगे दूसरा विषय आपको।